नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर चला था और रक्त परिसंचरण में चैप्टर चल रहा था अपने WBC और RBC। WBC RBC तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। और आगे वाला जो भाग है वो है दोस्तों रक्त विमाणु। आगे वाला कौन सा भाग हो जाएगा? आगे वाला जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा रक्त विमाणु। वो हो जाएगा, उसको अपन कहते हैं रक्त विमाणु के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विमाणु के अलावा इसे अपन पट्टिकाणु के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम जानते हैं? इसे अपन के है पट्टिकाणु के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे अपन प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा इसे थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे किस नाम जानते हैं दोस्तों? तो आपको याद रखना, इससे थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आपको याद रखना कि ये जो रक्त विमाणु है इसे अपन रक्त विमाणु भी कहते हैं, इसे अपन पट्टिकाणु भी कहते हैं, इसे अपन प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं और इसे अपन थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इनका अपने शरीर में कार्य क्या है? इनका अपने शरीर में कार्य क्या है, ये किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, ठीक है, ये अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो रक्त विमाणु है इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण कहाँ होता है? मतलब इसका जन्म कहाँ होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण भी दोस्तों कहाँ होता है वो आपको याद रखना, अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में और मेगाकैरियोसाइट कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा में दोस्तों कोशिकाएं हैं, उसका नाम है मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट कोशिकाओं के द्वारा, मेगाकैरियोसाइट कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है? अस्थि मज्जा में और रक्त विमाणु का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इनका जीवन काल कितना होता है? इनके जीवन काल के बारे में अगर बात करें, इनका जो जीवन काल होता है दोस्तों वो आपको याद रखना, इनको जीवन काल होता है 10 से 13 दिन। इसका जीवन काल कितना होता है? तो आपको याद रखना कि जो प्लेटलेट्स होती है और इनका जो जीवन काल होता है वो 10 से 13 दिन होता है, ठीक है। ये भी दोस्तों इसका जीवन काल अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया गया है, लेकिन NCERT की बुक्स में इसका जीवन काल के बारे में दिया गया है। तो वो कितना है? तो वो आपको याद रखना 10 से 13 दिन, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, इनकी अपने शरीर में संख्या कितनी होती है? इनकी अगर संख्या के बारे में अगर बात करें, इनकी संख्या होती है दोस्तों 1.5 लाख से। इनकी संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से और 4.5 लाख। देखिए ना, 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति घन मिमी। प्रति घन मिमी क्या होती है? इनकी संख्या होती है। आपको याद रखना कि अपने शरीर में जो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है दोस्तों वो 1.5 लाख से और 4.5 लाख के बीच होती है, ठीक है। तो इसका जो जीवन काल है ये 10 से 13 दिन और इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इनका कार्य क्या है? इनका जो कार्य क्या है? इनका अपने से कार्य है रक्त का थक्का बनाना, या अपने कहें कि रक्त को गाढ़ा बनाना, ठीक है। तो आपको याद रखना कि दोस्तों जो ये रक्त विमाणु है, ये पट्टिकाणु है, ये प्लेटलेट्स है, ये थ्रोम्बोसाइट है, इनका कार्य है दोस्तों रक्त का थक्का बनाना। मतलब चोट लगने के बाद में अपन जो रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक होता है वो कौन होता है? ये प्लेटलेट से विमाणु या पट्टिकाणु होता है। या अपन कह दीजिए कि रक्त को गाढ़ा बनाने में और कौन सहायक होता है? तो रक्त विमाणु सहायक होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये जो पट्टिकाणु है, ये जो प्लेटलेट्स है, ये प्रभावित किससे होता है? एक रोग है, उस रोग का नाम है डेंगू रोग, और जिसे अपन हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। डेंगू रोग दोस्तों मच्छर से होने वाली बुखार है और जिसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। और इसमें डेंगू रोग में दोस्तों क्या होता है? अपनी प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है या प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। या आपसे पूछ लिया जाए कि किस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है, कम हो जाती है या प्रभावित होती है, तो दोस्तों उस रोग का नाम है डेंगू रोग और जिसे अपन हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो रक्त विमाणु इनका विघटन कहाँ होता है? मतलब इनका जो विघटन और विघटन कहाँ होता है वो दोस्तों याद रखना दोस्तों, वो होता है पलिया और यकृत। पलिया और यकृत में इनका क्या होता है? विघटन होता है।
कहाँ होता है, पल्य और यकृत में क्या होता है, विघटन होता है। ये हो जाएगा दोस्तों रक्त विमाणु और पट्टिकाणु वाला भाग या चैप्टर। बस आपको इतना ही याद रखना है कि इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में मेगाकैरियोसाइट कोशिकाओं के द्वारा। इसका जीवन काल कितना होता है दोस्तों, 10 से 13 दिन होता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, तो अपने शरीर में 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स की संख्या होती है। ठीक है, और प्लेटलेट्स का अपने शरीर में कार्य क्या है दोस्तों, थक्का बनाना या रक्त का गाढ़ा बनाना। ठीक है, ये इसका कार्य है। ये प्लेटलेट से ये विमाणु है, ये पट्टिकाणु, ये किस रोग से प्रभावित होती है दोस्तों, तो आप याद रखना, डेंगू रोग। ठीक है, फिर इसका विघटन कहाँ होता है दोस्तों, इसका विघटन होता है पल्य और यकृत में, इसका क्या होता है, विघटन होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे वाली है, अपन बात करते हैं रुधिर वाहिनियाँ। आगे वाली कौन सी हो जाएगी, आगे वाली हो जाएगी रुधिर वाहिनियाँ। अगले बार अपन वाहिनियाँ, आगे वाले अपन बात करें तो रुधिर वाहिनियाँ। अब रुधिर वाहिनियों में दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं धमनियों के बारे में। सबसे पहले तो क्या हो जाएगी, धमनियाँ हो जाएगी। रुधिर वाहिनियों में सबसे पहले कौन सी हो जाएगी, धमनियाँ। अब देखिए दोस्तों अपने शरीर में रुधिर वाहिनियाँ 2 प्रकार की होती है, धमनियाँ और शिराएं। इसके अलावा धमनियों और शिराओं के बीच में केशिकाएं होती है, वो छोटी महीन होती है। ठीक है, तो धमनियों के बारे में देखिए दोस्तों, धमनियाँ क्या होती है, इनका अपने शरीर में कार्य क्या है। धमनियों के बारे में दोस्तों आपको याद रखना कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। अपना जो शरीर का जो शुद्ध रक्त है, अपना जो हृदय से जो रक्त जो शरीर की विभिन्न अंगों तक जाता है, और वो दोस्तों किसके द्वारा जाता है, वो धमनियों के द्वारा। इसकी परिभाषा दोस्तों क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी दोस्तों, अपना जो रक्त है वो हृदय से और शरीर की विभिन्न अंगों तक, हृदय से और शरीर की विभिन्न अंगों तक जो रक्त को ले जाने वाली जो वाहिनियाँ होती है, और उसे अपने क्या कहते हैं दोस्तों, धमनियाँ कहते हैं। धमनियाँ अपने हृदय से शरीर की विभिन्न अंगों तक रक्त ले जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना, धमनियों में जो रक्त होता है वो ऑक्सीजनित रक्त होता है। कैसा रक्त होता है, तो आपको याद रखना ऑक्सीजनित, या अपन ये कह दीजिए कि धमनियों में जो रक्त बहता है दोस्तों वो शुद्ध रक्त बहता है। आपसे पूछ लिया जाए कि धमनियों में किस प्रकार का रक्त बहता है, तो आपको याद रखना शुद्ध रक्त बहता है या ऑक्सीजनित बहता है। लेकिन दोस्तों एक धमनी अपवाद है, और उस धमनी का क्या नाम है, उस धमनी का नाम है, आप हिंदी में कह दीजिए फुफ्फुसी। हिंदी में क्या कह दीजिए, फुफ्फुसी धमनी, और इंग्लिश में इसे अपन कह दीजिए पल्मोनरी। इंग्लिश में क्या कह दीजिए, पैल्मोनरी। इंग्लिश में इसे कह दीजिए दोस्तों पल्मोनरी। इंग्लिश में अपन कह दीजिए पल्मोनरी। ये पल्मोनरी, ये फुफ्फुसी धमनी दोस्तों, इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और जो धमनी है, और धमनियों में हमेशा कैसा रक्त बहता है, और ये एक अपवाद है, उसमें कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। इसके अलावा दोस्तों धमनियों की दीवारें मोटी होती है, पेशी होती है, लचीली होती है, ये पिचकती नहीं है। ये क्या है, पिचकती नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना कि जो धमनियों का रंग होता है वो कैसा होता है, तो वो गुलाबी होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कैसा रक्त बहता है, तो इसमें शुद्ध रक्त बहता है, और शुद्ध रक्त होने के कारण इसमें रंग कैसा होता है, तो गुलाबी होता है। ठीक है, फिर दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा है कि सर जो बीपी या रक्तदाब में इसमें इसका क्या योगदान होता है। दोस्तों इसका जो मुख होता है वो बहुत संकरा होता है। ठीक है, और इस पर क्या होता है, अगर रक्त दाब डालता है, ब्लड से रक्त दाब डालता है या ब्लड दाब डालता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। ठीक है, बीपी इनके अपन दोस्तों किसको बोलते हैं, कि जो रक्त क्या करता है, इस धमनियों पर दबाव डालता है, और उसी को अपन क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर या रक्त दाब या रक्तचाप के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है वेना कोवा। ये जो वेना कोवा है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। अब धमनियों के बाद में आ जाएगी शिराएं। धमनियों के बाद में आगे वाली कौन सी हो जाएगी, तो धमनियों के बाद में दोस्तों 2 नंबर कौन सी हो जाएगी, तो 2 नंबर हो जाएगी शिराएं। 2 नंबर हो जाएगी शिराएं। अब शिराओं की परिभाषा क्या होगी दोस्तों, इसमें मैंने क्या बताया था कि वे रुधिर वाहिनियाँ जो रुधिर को हृदय से शरीर की विभिन्न अंगों तक ले जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। और शिराओं में दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। शिराओं में क्या हो जाएगा, शिराओं में हो जाएगा कि वे रुधिर वाहिनियाँ जो रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाती है, और उसे अपन क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं। और शिराओं में हमेशा कैसा रक्त बहता है दोस्तों, शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है,
शिराओं में हमेशा कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध। लेकिन एक शिरा ऐसी है और उस शिरा का नाम है पल्मोनरी या फुफ्फुसीय शिरा, और उसमें हमेशा कैसा रक्त बहता है दोस्तों? शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, आपसे पूछ ले जाए शिराओं में कैसा रक्त बहता है, तो आपको याद रखना शिराओं में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, अपवाद एक शिरा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो शिराएं की भित्ति होती है वो क्या होती है? पतली होती है। क्या होती है? पतली होती है, और वो पिचक जाती है। क्या है? वो पिचक जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि किस रुधिर वाहिनियों में कपाट पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना दोस्तों शिराओं में क्या पाई जाती है? कपाट पाए जाते हैं, जो रुधिर को वापस से नहीं जाना देता है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखना कि शिराओं में के बारे में आप याद रखना कि जब डॉक्टर रक्त का जो सैंपल लेता है, रक्त का जो सैंपल लेता है वो किस में से लेता है? शिराओं से लेता है। मतलब अपना जो ये भाग अपनी जो ये जो दिखाई दे रही ये जो नीले कलर की कि इसमें क्या है? ये शिराएं होती हैं। ठीक है, इसका नीला कलर क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। ठीक है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। और शिराओं में जो रक्त का अपन जो सैंपल लेते हैं वो किससे लेते हैं? शिराओं से लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों दवाई चढ़ाते हैं, अगर अपन ग्लूकोज वगैरह दवाई वगैरह चढ़ाते हैं तो वो भी किस में चढ़ाते हैं? शिराओं में चढ़ाते हैं। इसके अलावा दोस्तों रक्तदान के समय जब रक्तदान करते हैं या डोनेट करते हैं, रक्त अपन खुद लेते हैं, तो इसमें क्या होता है? ये सभी क्रियाएं किस में की जाती है दोस्तों? ये सभी के सभी क्रियाएं तो आपको याद रखना ये शिराओं में की जाती है। कहाँ की जाती हैं? शिराओं में। ठीक है, इसके अलावा अपने मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा है वेना कोवा। ये वेना कोवा के बारे में आप याद रखना, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा है। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों रक्त विमाणु रुधिर वाहिनियों वाला चैप्टर। ये भी अन्य चैप्टरों की बात ही ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों कंप्लीट।